अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम यूनिवर्स में देखते हैं तो कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हमें बार बार नज़र आती हैं। जब हम यूनिवर्स के अंदर जाते हैं तो हमें प्लैनेट्स और स्टार्स नज़र आते हैं, और स्टार्स की और प्लैनेट्स की शक्लें राउंड होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। आज का हमारा सवाल पूछा है हमारे दोस्त अकबर ने, और उन्होंने ये पूछा है कि सितारे और सैयारे हमेशा गोल ही क्यों होते हैं? क्या गोल के अलावा भी हमारे पास कोई शक्ल है? तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों स्फेरिकल शेप सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड शेप होती है और हमारी कायनात में एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं, और उन चीज़ों में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ स्फेरिकल शेप ही एग्जिस्ट नहीं करती यूनिवर्स में। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एस्ट्रॉइड्स को देखिए, मेटेरॉइड्स को देखिए। एस्ट्रॉइड्स की अगर बात करें तो एस्ट्रॉइड्स की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। मैं आपको यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स दिखा रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं 12 मील जिसका डायमीटर है, 21 मील है, 36 मील है। और इनकी शेप्स अगर आप देखें तो आपको ये सर्कुलर शेप्स नज़र नहीं आएंगी, आपको स्फेरिकल शेप्स नज़र नहीं आएंगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वेस्टा जो कि 329 मील इसका डायमीटर है, यहाँ आपको सर्कुलर शेप नज़र आएगी। तो एक चीज़ तो यहाँ पर वाजह होगी कि एस्ट्रॉइड्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सर्कुलर शेप नहीं होती, बल्कि उनकी शेप पोटैटो भी हो सकती है, पीनट मूंगफली के छिलकों की तरह भी हो सकती है, और वो मुख्तलिफ शेप्स इख्तियार कर सकते हैं। तो सवाल फिर ये हुआ कि क्यों कुछ चीज़ों की शेप मुख्तलिफ होती है जबकि और चीज़ों की, जैसा ज़मीन है, मून है, प्लैनेट्स हैं, उनकी शेप सर्कुलर होती है, एस्ट्रॉइड्स की शेप रैंडम होती है। और ये फ़र्क उस वक्त वाजह हो जाता है जब हम एस्ट्रॉइड बेल्ट को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें ये रैंडम शेप्स नज़र आ रही होती हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा पोटैटो रेडियस, जो कि 100 से 200 किलोमीटर की एक लेंथ होती है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एस्ट्रॉयड है जिसका रेडियस 200 किलोमीटर से नीचे है, वो आपको पोटैटो की शक्ल का नज़र आएगा, वो आपको मुख्तलिफ शक्ल का नज़र आएगा। और उसकी वजह यह है कि उसमें इतना ज़्यादा मैस नहीं है कि ग्रेविटी उस पर एक्ट कर सके और ग्रेविटी उसे गोल शक्ल में ढाल सके, स्फेरिकल शक्ल में ढाल सके। जबकि हमारे पास जो प्लैनेट्स होते हैं, जिस तरह ज़मीन है, इनके रेडियस बहुत ज़्यादा होते हैं, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स भी होते हैं, और इनमें इतना मैस होता है कि ग्रेविटी भरपूर तरीके से काम कर सकती है और वो इनको मोल्ड कर सकती है स्फेरिकल शेप में। तो आपको पोटैटो रेडियस याद रखना है, जो कि तकरीबन 100 से 200 किलोमीटर का होता है। इससे छोटे रेडियस की चीज़ें गोल नहीं होंगी, और उसकी वजह यह है कि उन पर ग्रेविटी प्रॉपर तरीके से एक्ट नहीं कर पा रही। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और सवाल यह है कि जब भी आप कोफ्ते बनाते हैं, आप कीमा लेते हैं और हर तरफ से फोर्स लगाते हैं, तो उनकी शक्ल हमेशा स्फेरिकल क्यों होती है? ये अच्छा सवाल है। या आप एक प्लेडो लेते हैं, जो कि बच्चे जिससे खेलते हैं, और बच्चों को जब ये कहा जाए कि आपने इनको इतना दबाना है, इतना दबाना है कि इनको छोटे से छोटी शेप में ढालना है, तो हमेशा स्फेरिकल शेप क्यों बनती है? स्क्वायर क्यों नहीं बन जाती? टेट्राहीड्रल क्यों नहीं बन जाती? ट्रायंगल क्यों नहीं बन जाती? हमेशा हर तरफ से अगर फोर्स लगाई जाए तो हमारे पास स्फेरिकल शेप क्यों बनती है? और इसकी वजह मैथमेटिकल भी है और साइंटिफिक भी है। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की शेप्स दिखा रहा हूँ। तो ये जो 5 शेप्स हैं स्फेरिकल को छोड़ के, इनको प्लेटोनिक शेप्स कहा जाता है। प्लेटोनिक शेप्स या सॉलिड्स क्यों कहा जाता है, वो एक और लंबी बहस है, जो कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सर्कल या स्फीयर, अगर हम 3 डायमेंशन में जा रहे हैं, वो वाहिद शेप है जिसका सबसे कम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है। मैं आपको यहाँ पे टेट्राहीड्रल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम दिखा रहा हूँ, रेशो। फिर आप क्यूब का देखें, ऑक्टाहीड्रल का देखें, और इसी तरीके से आप नीचे आते जाएं तो स्फीयर का सबसे कम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है। स्फीयर सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट शक्ल होती है जो कि हम बना सकते हैं। यही चीज मैंने आपको इस टेबल के साथ दिखाई है, जो कि विकिपीडिया से लिया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाएं तो रेडियस हमारे पास, सरफेस एरिया इसका कितना है, उसी तरीके से वॉल्यूम कितना है, और फिर अगर इनकी रेशो को कैलकुलेट किया जाए तो 3/a आएगा स्फीयर का। और उसके बाद अगर हम यूनिट वॉल्यूम ले लें, इस इक्वेशन में डाल दें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.835। आप बाकी जितनी भी शेप्स हैं उनके यूनिट वॉल्यूम डाल के सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो निकालेंगे तो वो ज़्यादा आएगी।
और इसका मतलब ये है, और इसका ये भी मतलब है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होती जाएगी, और स्फीयर के केस में वो सबसे ज्यादा कम होती है। इसलिए हमारी नेचर में, हमारी कुदरत में बबल्स जो बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, वो भी स्फेरिकल शेप के बनते हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि स्फेरिकल शेप की बनती हैं। तो स्फेरिकल शेप एक कस्टमाइज्ड शेप है, सबसे पहले अपने ये जानना है। और इसी तरीके से जब हम जमीन के ऊपर खड़े होते हैं तो हम जमीन की कोर की तरफ खींचे जा रहे होते हैं, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती है। आप कहीं भी खड़े हो जाए, आप पाकिस्तान में खड़े हो जाए, आप ऑस्ट्रेलिया में खड़े हो जाए, अमेरिका में, यूके में, कहीं भी हो जाए खड़े, आप हमेशा जमीन की कोर की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील करेंगे, और आपका डाउन और दूसरे लोगों का डाउन हमेशा डिफरेंट होगा। और उसकी वजह यह है कि ग्रेविटी एक स्फेरिकल सिमेट्री रखने वाली फोर्स है। आप अगर ग्रेविटेशनल फॉर्मूले को देखें तो नीचे आपको आर स्क्वायर नजर आएगा, और आर स्क्वायर आपको यह बताता है कि ये एक स्फेरिकल सिमेट्री रखने वाली फोर्स है जो हर तरफ से एक्ट कर रही होती है। तो ग्रेविटी बिल्कुल एक ऐसी फोर्स है जो हर डायरेक्शन से एक सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में एक मैग्नीट्यूड के साथ चीजों पर एक्ट करती है। दुनिया की जब पैदाइश हुई तो बहुत से एस्ट्रॉयड्स आकर एक दूसरे में लगे और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सरफेस बनाना शुरू की। गोया कि वो सरफेस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से मोल्टन फॉर्म में थी, लेकिन उन्होंने एक शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। जैसे जैसे वो शक्ल बढ़ती गई उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ती गई। तो मैं आपको यहाँ पर एक एनालॉगी देता हूँ, एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ कि ज़मीन उस वक्त एक मोल्टन फॉर्म में थी। आप कह सकते हैं कि ज़मीन लिक्विड थी, लावा की शक्ल में थी, और सपोज ज़मीन की शक्ल इस लाल रंग के प्लेडो की तरह थी। ये जो रेड कलर का प्लेडो है इस तरह की थी, वो सर्कुलर नहीं थी। तो इसके ऊपर अगर एक बच्चा खड़ा हो तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील होगी, उसको अपना वेट फील होगा क्योंकि उसके नीचे मैस है। और अगर एक बच्चा इसके साइड पे खड़ा होगा तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा फील होगी। उसकी वजह यह कि उसके नीचे ज़्यादा मैस है। इस बच्चे को कम फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील होगी, इसको ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील होगी, या इसका वेट ज़्यादा होगा क्योंकि इसके नीचे ज़्यादा मैस है। बिल्कुल इसी तरीके से जब इनिशियली एस्ट्रॉयड्स आकर मिले और उन्होंने एक रैंडम शेप बनाई, हम इस एग्जाम्पल को, जो कि एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल दी है, कि इस शक्ल में अगर एस्ट्रॉयड मिले तो इस सूरत में यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी, और इस साइड पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम थी क्योंकि इसके नीचे कम मैस है, और इस जगह पर बहुत ज्यादा मैस है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहां पर ज्यादा होने की वजह से ये साइड्स कंप्रेस होना शुरू हो गई, एक दूसरे के पास आना शुरू हो गई, और ज्यादा कंपैक्ट होने शुरू हो गई, और एक स्क्वायर की फॉर्म में आ गए। उसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटी अब कॉर्नर्स पर ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने कॉर्नर्स को भी राउंड करना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता उसने और ज्यादा कंपैक्ट करने की कोशिश की इस शेप को, और हमारे पास एक स्फीयर आ गया, ये सर्कल आ गया। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है एक सिमुलेशन का, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे हर तरफ, हर डायरेक्शन में एक्ट करती है और चीजों को स्फेरिकल शेप में लाने की कोशिश करती है। लेकिन स्फेरिकल शेप के बावजूद कई प्लैनेट्स में बल्ज जाता है, और उसकी कुछ वजूहात हैं। मसलन हम अगर सैटर्न या जुपिटर को देखें तो उनकी रेवोल्यूशन जमीन की रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा है। अगर आप जुपिटर और सैटर्न को देखें तो वो 10 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि जमीन 24 घंटों में ये काम करती है। तो इस लिहाज से उनकी रोटेशन बहुत ज्यादा है, और वो गैस जाइंट्स हैं, तो उनकी रोटेशन की वजह से उनकी शेप में एक बल्ज आता है, उनकी शेप बेज़वी होना शुरू हो जाती है, वो इक्वेटर से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। आप देखें कि ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि आप देखें तो यहां पर आपको थोड़ी सी शेप बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन पर एक फोर्स लग रही होती है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और उस वजह से वो इक्वेटर से बाहर की तरफ निकलते नजर आते हैं। यही फोर्स जमीन पर भी लग रही होती है, लेकिन क्योंकि जमीन की रोटेशन इतनी तेज नहीं है और जमीन में पानी तो मौजूद है लेकिन जमीन में रॉक्स भी मौजूद है, तो इसलिए उसका असर इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन आप देखें तो हमारे पास जमीन की जो आइडियल शेप है वो इस सर्कल के साथ साथ होनी चाहिए, लेकिन जब जमीन घूमती है तो वो इक्वेटर की तरफ थोड़ी सी बल्ज करती है, बाहर को निकल जाती है। आप देखें यहां पर भी बाहर को निकली है, और ये बल्ज 14 माइल्स का होता है, और उसकी वजह ये होती है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसको मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं, और ये फोर्स हमेशा रोटेट करने वाली बॉडी पर बाहर की तरफ एक्ट करती है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है
सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्शन लेती है। तो मैं आपको यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि जब घूम रहा है आपका कंटेनर, तो वहां पर पानी बाहर की तरफ मूव कर रहा है, उसकी ग्लास बाउंड्री के साथ, वॉल्स के साथ लग चुका है और वो बाहर की तरफ मूव करता है। इसी तरीके से जब जमीन मूव करती है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो जब हम इसको बहुत तेजी से रोटेट करेंगे तो गुब्बारा बाहर की तरफ बल्ज करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये दोनों आपको जो तस्वीरें मैंने दिखाई हैं वो इसीलिए दिखाई हैं ताकि आप इस चीज़ को विजुअलाइज कर सकें। अब हम आते हैं स्टार्स की तरफ। स्टार से हम एक मैकेनिज्म लेंगे और फिर उनको प्लैनेट्स पर भी जाके अप्लाई करेंगे, जिसे हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टार में दो किस्म की फोर्सेस मौजूद होती हैं। एक फ्यूजन की वजह से फोर्स जो कि प्रेशर एक्सर्ट करती है और ये प्रेशर बाहर की तरफ होता है, और दूसरी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही होती है। तो अब प्रेशर बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है और ग्रेविटी की फोर्स इनवर्ड एक्ट कर रही है, और अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं तो स्टार का साइज वही रहेगा। लेकिन अगर एक फोर्स ज्यादा होती है, मसलन ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो स्टार का साइज आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, और अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो स्टार का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाई है। ये एक बच्चा है और इसके कलर से आपने देखना है कि इसका प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर रेड कलर का बच्चा आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस बच्चे पर, और यहाँ पर इस बच्चे पर प्रेशर कम है, और इसके ऊपर जो बुक्स हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो अब इस वक्त इतनी बुक्स उठाने के लिए इसको ज्यादा प्रेशर ऊपर की तरफ एक्सर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि इस पर नीचे की तरफ इन बुक्स का वेट एक्ट कर रहा है। अब वो बुक्स ज्यादा हो गई तो इसको और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ रहा है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। इसी तरीके से ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी तो इसको और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा अगर इसने इक्विलिब्रियम में अपने आप को रखना है, और अगर इसने इक्विलिब्रियम में नहीं रखना तो ये झुकना शुरू हो जाएगा या ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही प्लैनेट्स और स्टार्स में ये काम हो रहा होता है, और स्टार की डिफरेंट लेयर्स पर ग्रेविटी और प्रेशर एक दूसरे को काउंटर कर रहे होते हैं। जो हम प्लैनेट्स या स्टार की कोर की तरफ आते हैं तो वहां पर प्रेशर भी ज्यादा होते हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर की तरफ दोनों ज्यादा मैग्नीट्यूड में, लेकिन एक दूसरे को फिर भी इक्विलिब्रियम में बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ गैसेज हैं और उनके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, और ग्रेविटी नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक जैसा प्रेशर नजर आएगा। लेकिन जैसे हम उन पर ग्रेविटी अप्लाई करते हैं तो ग्रेविटी उनको कंप्रेस करती है। जैसे जैसे हम कोर की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ी जगह पर अब आपके पास थोड़ी जगह पर उतने ही एटम्स हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये कंप्रेस हो चुके हैं। तो जैसे जैसे हम कोर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कंप्रेशन होगा गैसेस का। इसी तरीके से अगर हम जमीन की तरफ देखें तो यहाँ पर जमीन को ये जमीन की कोर है, जमीन का मेंटल है, इनर स्ट्रक्चर है, उसको हम छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेते हैं। और मैं कहता हूं कि ये एक वॉल है, यहां से यहां तक एक पूरी वॉल है, ये एक पूरी वॉल है, और इसमें हम कोई भी एक स्क्वायर ले लेते हैं। ये एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर पर एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है और दूसरा प्रेशर है, क्योंकि इसकी चारों तरफ और भी ऐसे स्क्वायर्स हैं, तो ये भी उन पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और वो भी इन पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। और इसी तरीके से प्रेशर और ग्रेविटी भी आपस में इस ब्लॉक पर एक्ट कर रहे हैं। अब आपने समझना यह है कि स्फेरिकल शेप में ये तमाम फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेती हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर है, उसके साथ इधर भी एक स्क्वायर है, उसके साथ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। इसी तरीके से ये अपने आप को एक दूसरे को बैलेंस करती हुई नजर आती हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको नजर आती है कि वो एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि तमाम स्क्वायर्स की फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। लेकिन मैं एक भी और स्क्वायर लगा दूं, या मैं इसको बाहर की तरफ एक और वॉल ये स्क्वायर का ब्लॉक लगा दूं, तो अब क्या होगा कि ये शेप स्टेबल नहीं रहेगी, सर्कुलर शेप स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी फोर्सेस रह जाएंगी जो कि बैलेंस आउट नहीं होंगी। आप स्क्वायर फॉर्म में करके देख लें, आप टेट्राहेड्रल में करके देख लें, आप किसी भी और शेप में ले जाएं, तो ये तमाम फोर्सेस बैलेंस नहीं कर सकेंगी इस तरीके से कि हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसकी सरफेस पर मिले। तो इसलिए वो तमाम शेप्स अनस्टेबल होंगी और वो स्टेबल होने की कोशिश करेंगी और वो दोबारा सर्कुलर शेप में जाने की कोशिश करेंगी। तो मैंने आपको यहां पर 3 किस्म की वजूहात बताई हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जैसे जैसे प्लैनेट्स बड़े होते हैं तो उन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करती है और उसको सर्कुलर शेप में इसलिए लाने की कोशिश करती है क्योंकि सर्कुलर शेप वो शेप है जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सबसे कम होती है। इसी तरीके से हमारे पास एक और फोर्स होती है जिसे
हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, और वो भी हमें सर्कल शेप की तरफ लेकर जाती है। और प्लैनेट्स जैसे जैसे रोटेट करते हैं, तेज स्पीड से रोटेट करते हैं, तो उनमें बल जाता है, उनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी वो स्फेरिकल शेप में रहती है। और यहाँ पर मैंने आपको इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से बताया कि इंडिविजुअल फोर्सेस को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए छोटे छोटे ब्लॉक्स पर, तो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगी किसी भी और शेप में, अगर वो स्फेरिकल शेप ना हो तो। और वो शेप जो भी बनेगी वो अनबैलेंस होगी, और उसने दोबारा अपने आप को बैलेंस करने के लिए ग्रेविटी के अंडर दोबारा स्फेरिकल शेप में आना ही आना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।